जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है। उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, डीजल पेट्रोल की प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता, खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी को मानहानि केस में बुरा फंस चुकी है बीजेपी। अब राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को होने वाला है मौन सत्याग्रह। बताएंगे इसके बारे में और क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही, किस तरह से लगातार भाजपा लोकतंत्र की हत्या करे। हंसे एक और बड़ी खबर निकल के आई, पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव चला है, लेकिन इस बीच देखा जाए 17 लोगों की हिंसा में मौत हुई है। बड़ी खबर निकल के आ रही, बताने वाले इसके बारे में। हंसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, पता चले विपक्षी एकता से बीजेपी के हड़कंप मचा है। 14 राज्यों और यूबीटी के अध्यक्षों के साथ अब नड्डा करने वाले हैं मीटिंग। बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान, कहा गद्दारों को इस बार मौका नहीं मिलने वाला है और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले। वहीं देखा जाए ईडी के मामले में सिसोदिया बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। 52 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस ने भेजा आम आदमी पार्टी को निमंत्रण। वही बात करने वाले हैं किस तरह से आज राहुल गांधी ने खेतों में पहुंचकर धान की रुपाई की। सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाएंगे। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कल आपने देखा किस तरह से मानहानि केस में षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी को फंसाया गया है और अब देख रहे हैं कि लगातार उनको केवल और केवल संसद से अयोग्य घोषित करने के लिए ये सारी पैतरे और सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने कल करारा हमला बोला था। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राहुल गांधी जरूर निर्दोष हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से फंसाया जा रहा है वो पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन इसी बीच देखा जाए एक और बड़ा ऐलान हो चुका है 12 जुलाई को। जी हां दोस्तों, 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करने वाली है प्रदर्शन कांग्रेस। और इससे पहले देखा जाए गुजरात से लेकर जाए वो दिल्ली रहा हो या फिर मध्य प्रदेश रहा हो या हरियाणा रहा हो, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई और ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेगा। दरअसल आपकी क्या राय है जिस तरह से कल गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी सिद्ध दिया है और अनुरोध पर देखा जाए तो लगातार राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। ये कहां तक सही है और आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वही देखा जाए राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने काली पट्टी बांधकर मार्च निकाला था और देखा जाए तो ये सरकार द्वारा एक षड्यंत्र बताया जा रहा है राहुल गांधी को फंसाने के लिए। अपनी राय को कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको कल ही बताया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और चुनाव में हिंसा जरूर होने वाली है, क्योंकि आपको पहले पता है कि पश्चिम बंगाल में भी लगातार हिंसा जारी है और के पीछे कहीं ना कहीं केंद्र का हाथ है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले ही माहौल खराब किया जा रहा था, फिर चुनाव के बीच भी काफ़ी ज़्यादा माहौल खराब हो चुका है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। गुरुवार शाम को देखा जाए प्रचार का शोर थम गया। इस चुनाव में करीब 5.67 करोड़ मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायत ग्रामों में करीब देखा जाए 74,000 मतदाता भी वोट करने वाले हैं। साथ ही देखा जाए पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से हिंसा बढ़ की है, यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि देखा जाए हिंसा में अब तक 17 लोगों की पश्चिम बंगाल में मौत हो चुकी है और अब तक राज्य में किसी भी तरह की शांति नहीं है। आपको बताते चले पंचायत चुनाव केवल और केवल सुरक्षा बलों के दम पर कराया जा रहा और राज्य में अब तक देखा जाए चुनाव के ही दिन बड़े पैमाने पर हिंसा जारी रही और कम से कम आज ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे पहले कुल मिलाया जाए तो जब से हिंसा बढ़ गई है 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वो हिंसा का माहौल बनाकर चुनाव में एक बड़ा घपला करना चाहते हैं। ये आज की नहीं, उनकी पुरानी रणनीति है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय से वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वहीं देखा जाए मालदा की भी हत्या कर दी गई है। वैसे ये टीएमसी की नेता थी और ये देखा जाए तो टीएमसी नेता के रिश्तेदार की भी मौत हो चुकी है, यानी जो 5 लोगों की मौत हुई है उसमें से टीएमसी पार्टी के काफ़ी ज़्यादा लोग रहे। वहीं देखा जाए टीएमसी बूथ समिति के अध्यक्ष को भी चाकू मार कर मार डाला गया। बैलेट पेपर में भी आग लगा दी गई है। देखा जाए ये
90 के दशक में ऐसा हुआ था पश्चिम बंगाल में, जो आज हालात हो चुके हैं चुनाव के दिन। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता है विपक्षी एकता लगातार बीजेपी खेमे में हल्का मचा रही है और यही बड़ी वजह है कि 24 मिशन को लेकर बीजेपी भी सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है ना ये 14 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और नहीं 19 का। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब 14 राज्यों और यूबीटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जेपी नड्डा अपनी मीटिंग बैठाने जा रहे हैं और 4 पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव में उनकी एक गंदी इमेज बन रही है बीजेपी वालों की, और यही बड़ी वजह है। दरअसल आपको राज्य गिनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और दमन और दीव शामिल होने वाले और इन सभी पदाधिकारियों के साथ अब बैठक होने जा रही है। इसमें खास रणनीति के लिए बात होने वाली, किस तरह से आने वाले 24 के चुनाव में हम अच्छा वर्चस्व कर सकते हैं। पहला, समाज के हर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, देखा जाए बूथ कमेटी मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है हर बूथ पर 51% से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान होने चाहिए। चौथा है सशक्तिकरण पर काम होना चाहिए। 11 लोगों की टोली बनाई जाएगी। इन 4 पॉइंटों पर काम कर रही है बीजेपी सरकार। अच्छा, चलते हैं एक और खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर है जहाँ पर दिग्विजय ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया, कहा इस बार गद्दारों को नहीं मिलने वाला है मौका और आने वाले चुनाव में हम जरूर जीत कर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है और इसी बीच देखा जाए ग्वालियर यानी चंबल राजनीति का गढ़ बन गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के सिंधिया हैं। सिंधिया के घर में 34 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपना दबदबा पहले ही ठोक चुकी है और यही कारण है कि अब यहाँ पर प्रियंका गांधी भी रैली करने जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार देखा जाए तो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को फिर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर पहुंचे और वहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में इस बार किसी भी गद्दार को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब की बार मध्य प्रदेश में बहुमत से जीत कर सरकार बनाने वाले दृढ़ता से अपने वचन को पत्रकारों के सामने उन्होंने रखा है। वैसे आप सबकी क्या राय है? आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। वही देखा जाए ग्वालियर के चंबल अंचल में प्रियंका गांधी का दौरा भी होने वाला है। 22 जुलाई को दौरा हो रहा है। क्या इस दौरे से कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है? जिस तरह से उन्होंने आपने देखा था कि जबलपुर में दौरा किया था तो बीजेपी की भ्रष्टाचार की पोल सामने आई थी, तो इस बार क्या नया हो सकता है ये भी आप बताइएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल गई दिल्ली से। दिल्ली में ईडी मामले में लगातार सिसोदिया को फंसाया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को प्रवर्तक निदेशालय द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। न्यूज एजेंसियों के अनुसार ईडी ने इस मामले में आर सिसोदिया और उनकी पत्नी अमनदीप सिंह ढल्लर और राजेश ज्योति गौतम मल्होत्रा अन्य से 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। हाँ, देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। पीएम मोदी पर झूठी खबर मीडियाओं ने प्लांट करने का आरोप लगाया था। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है मनीष सिसोदिया को लेकर, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी को नेताओं को फंसाया जा रहा है? इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अतिशी जो है वो आम आदमी पार्टी की देखा जाए तो वित्त मंत्रालय भी संभाल रही हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि केवल और केवल प्रधानमंत्री द्वारा या एक सुयोजित साजिश है जिसमें फंसाया जा रहा है। मीडिया की खबरें प्लांट की जा रही हैं और यह एक बड़ी तरह की साजिश है और उन्होंने दावा किया कि उनके पास केवल और केवल लाखों में संपत्ति है लेकिन करोड़ों में ये सरकार केवल गिना रही है। ये साफ बयानबाजी अतिशी की निकल के आई है। वैसे आप सबकी क्या राय है इसमें? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बोला करारा हमला, तानाशाही को बढ़ावा दे रही बीजेपी सरकार। झूठी बयानबाजी लगातार कर रहे हैं बीजेपी के नेता। बड़ी खबर निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला और जमकर जुबानी हमला किया है। सपा प्रमुख ने कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तानाशाहियों को बढ़ावा दे रही है। अव्यक्त की स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक संस्थाओं की व्यक्तता पर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकारों और समाज सेवियों के साथ मारपीट और हत्या तक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। बीजेपी की झूठी बयानबाजी की पोल खुलती जा रही है। उनके राज्य में अंधेरगर्दी मची हुई है। जनहित में जनता को सच्चाई से अवगत कराना बीजेपी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। जिला सुल्तानपुर के बदहाला में एनएस सेंटर की सच्चाई देखिए। यूट्यूबर पत्रकार ललित यादव की गिरफ्तारी इस बात का परिणाम है कि लगातार भ्रष्टाचार फैल रहा है और देखा जाए जो भी
लगातार सच्चाई दिखा रहा है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में बेशर्मी की लगातार हदें पार हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा था पेशाब कांड हुआ था। इसी बीच देखा जाए ग्वालियर में अब एक युवक का अपहरण कर उसे कार के अंदर बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये मामला फिर मध्य प्रदेश से निकल के आ रहा है, जहां पर बीजेपी का अंत नज़दीक आ चुका है। सारे उदाहरण और सारे रीत रवैये ये दर्शा रहे हैं। आपको बताते चले, युवक को पहले अगवा किया जाता है, फिर उसे कार में बंद किया जाता है, चप्पल चाटने के लिए कहा जाता है, साथ ही तलवा चाटने के लिए कहा जाता है। वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसियां हैं, लेकिन आपको बताते चले जिस तरह से इस समय देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंत का रास्ता खोल रहा है। और ख़ासकर बीजेपी जिस तरह से लगातार दलित समुदाय को निशाना बना रही, कहीं ना कहीं देखा जाए घोर निंदनीय है। आपको बताते चले इस बार दलित समुदाय नहीं बल्कि मुस्लिम के साथ ऐसा हो रहा है, और जो ऐसा किया उसका नाम गोलू गुज्जर बताया जा रहा है, और जिस युवक के साथ हो रहा है उसका नाम मोहसिन बताया जा रहा है। लड़के को जमकर पीटा गया। ट्विटर पर यह सारा विवाद ट्रेंड किया है और बताया जा रहा है कि उसे अगवा कर कार में बिठाकर उसकी पिटाई की गई है। वैसे आप सबकी क्या राय है मध्य प्रदेश की इस खबर को लेकर? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में देखा जाए तो अब आम लोगों की जगह सुरक्षा बलों पर हमला होने लगा है। मणिपुर में लगभग 70 दिनों से हिंसा जारी है और इस बीच देखा जाए 140 लोगों की जान जा चुके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, 4 कमांडो समेत पुलिस की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। वहीं देखा जाए हिंसा को देखते हुए अब बड़ी खबर निकल के आ रही कि 200 के भीड़ों ने लगातार हल्ला बोल दिया है, वाहनों को जला दिया, आग लगाई जा रही है। कंगला में ये सारी घटनाएं और यानी पूर्वी इम्फाल में सारी घटनाएं हो रही। वैसे आप सबकी क्या राय? जिस तरह से अब देखा जाए सुरक्षा बल भी सुरक्षित नहीं है, पुलिसों को लगातार गोलियां मारी जा रही हैं। वैसे इसमें 7 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें बीएसएफ के जवान समेत पुलिस भी मौजूद है। और खासकर से देखा जाए इंटरनेट सेवाओं को 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय? अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल गई, तेलंगाना में प्रधानमंत्री का जोरदार विरोध हो रहा है। साथ ही देखा जाए पोस्टर जलाए जा रहे हैं। दौरे के बीच ये सारे विरोध किए जा रहे हैं। दरअसल दौरे के बीच विरोध क्यों किया जा रहा है जरा इसे समझिए। आपको बताया जाए प्रधानमंत्री ने इससे पहले तेलंगाना में दौरा किया था, तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय से वादा किया था कि आने वाले समय में आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, प्रधानमंत्री ने वहाँ किसी तरह का कॉलेज तक नहीं बनाया है। और ऐसे में आदिवासी समुदाय, वैसे आपको पता है इलाका है मुगलू, तेलंगाना के मुगलू में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खोला जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। आज फिर वहीं प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, तो ऐसे में जोरदार विरोध किया जा रहा है। इनका मुगलू को लेकर विरोध किया जा रहा है और खासकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके पोस्टर जलाए रहे हैं, कहीं पर पुतला फूका जा रहा है। प्रधानमंत्री के विरोध को लेकर आप सबकी क्या राय? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको पता है कांग्रेस ने भी महंगाई को लेकर जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। आपको पता भारतीय युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और साथ ही देखा जाए भारतीय युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम अग्निद्रोही के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। और इसमें देखा जाए तमाम नेता शामिल रहे जिन्होंने महंगाई को लेकर जमकर विरोध किया। और खास मुद्दा यह है कि महंगाई को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। ये किसी धर्म या राजनीति का मामला नहीं है, ये आम लोगों और जनता का मामला है जो महंगाई से लगातार ग्रसित चल रहे हैं। वैसे महंगाई को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुनाव को लेकर अब बीजेपी के बीच हड़कंप मचा हुआ है और उसकी वजह यह है कि लगातार ये प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। वही जेपी नड्डा ने भी मीटिंग बुलाई है। इन सब बीच देखा जाए तो राजस्थान, तेलंगाना और खासकर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। यानी कि तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है बीजेपी, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल गया। इस बीच देखा जाए गुलाम नबी का बयान निकल के आ रहा है। यूसीसी को लेकर बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा ये धारा 370 जितना आसान नहीं है, ना ही ये धारा 370 है जो हटाकर लगा दिया जाए या फिर से लगाया जाएगा। उन्होंने खास बयान दिया। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लगा रही है सरकार तो देश में जलजला आ जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ऐसा कदम न उठाए। ये सारे बयान गुलाम नबी आज़ाद के निकल के आ रहे हैं। वैसे आपको पता धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती की
सिद्दीकी और उमर ने भी अपनी याचिका दायर की थी और खासकर जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन देखा जाए याचिका को भी स्थगित कर दिया गया। वैसे आप सबकी क्या राय है? खासकर देखा जाए जिस तरह से लगातार यूसीसी को लेकर मानसून सत्र में पहली बिल भी होने वाली है, इसको लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है गुलाब नबी ने और साथ ही बताएगा आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिविल कोड की बात करें, सिविल कोड के बारे में वो तो सवाल ही नहीं। ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। यूसीसी क्या है?